यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में और हम जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सा नया इंजन है जिसको गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रपोज किया गया है और उस इंजन का यूज़ हम किन किन प्लेटफॉर्म्स में होते देखेंगे और क्या अब जीटीआरई इंजन की एक नई श्रृंखला शुरू कर रही है जहां पर हर प्रकार के जो एरो इंजन है ये जीटीआरई की तरफ से विकसित किए जाएंगे। देखिए, गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ऑलरेडी इस समय काफ़ी दबाव है कावेरी इंजन टेस्ट को जल्दी पूरा करने का, लेकिन इसी बीच डीआरडीओ की इस संस्था ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। डीआरडीओ की इस संस्था यानी गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने एक नए अपरेटेड 10 किलोटन के इंजन को प्रपोज किया है जो कि तकरीबन 850 केजीएफ का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करेगा। ये एक टर्बोफैन इंजन होने वाला है। अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो ये जो नया एरो इंजन है ये जीटीआरई के मौजूदा 4.5 किलोटन के स्मॉल टर्बोफैन इंजन जिसको हम एचटीएफई के नाम से जानते हैं, इसका ही एक स्केल अप वेरिएंट होने वाला है जिसको हम मानिक इंजन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो नया स्केल अप वेरिएंट होने वाला है जो कि 10 किलोटन का ऑपरेटेड थ्रस्ट जनरेट करेगा, इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल जैसा कि बताया जा रहा है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को पावर करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी पावर करेगा या फिर आने वाले भविष्य में जो भारतीय नौसेना का कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यानी सीसीए प्रोग्राम है उसको भी प्रोपेल करने के लिए इस इंजन का उपयोग जीटीआरई की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि इसका जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो अभी भी अनडिफाइंड है, यानी कि इसको लेकर ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि इस इंजन का डेवलपमेंट भारत के यूकैप एम्बिशन को एक प्रपोल्शन दे सकता है, एक कह सकते हैं पुश दे सकता है जहां पर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्य तौर पर इसका जो यूज़ होगा वो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को पावर करने के लिए होने वाला है और इसमें एसटीएफई प्रोग्राम में अभी तक जो भी एक्सपर्टीज, नॉलेज और सक्सेस हमें प्राप्त हुई है उसी के आधार पर इस नए इंजन को बिल्ड किया जाएगा। ये एक ट्विन स्पूल नॉन ऑप्टर बर्निंग इंजन होने वाला है जो कि मुख्यतः यूकैप को पावर करने के लिए यूज़ किया जाएगा और इसमें वही सारी टेक्नोलॉजीज हमें यूज़ होती दिखाई पड़ेंगी जो हमें एसटीएफए में देखने को मिलती हैं। अब इसका जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये इसे लॉयल विंगमैन और ड्रोसे ड्रोन्स को पावर करने में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन इसका जो हाई थ्रस्ट रेशियो है, थ्रस्ट आउटपुट है, वो जो बड़े यूकैब हैं जैसे कि हमारा बेसिकली सीसीए हो गया उसके लिए इसको सूटेबल बताया जा रहा है और जीटीआरई इस समय इस प्रोग्राम पर काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है। जीटीआरई का उद्देश्य यही है कि भारत के जो मेल यूएवी प्रोग्राम है उसमें इंडिजिनस इंजन को ही इंक्लूड किया जाए, जो फॉरेन इंजन पे निर्भरता है इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। अब यूँ तो यहाँ पर अगर हम सीसीए की बात करें या कैट्स वॉरियर की बात करें तो ये लॉयल विंग मैन होंगे जो कि एक मैन्ड फाइटर के साथ ऑपरेट करेंगे, लेकिन इनको पूर्णतः स्वदेशी बनाए जाने पर काम किया जा रहा है। कैट्स वॉरियर पर बात करते हुए एक एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि ये जो इंडिजिनस इंजन है ये अगर लॉयल विंग मैन में यूज़ कर लिया जाता है तो ये इंजन बेसिकली उन्हें तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी को प्रदान करेगा, एक्सटेंडेड रेंज को प्रदान करेगा, पेलोड कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के मिशन होते हैं उनमें ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। हालांकि ये जो 10 किलोटन का इंजन है ये अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसमें एसटीएफए की मॉडुलर डिज़ाइन को ही यूज़ किया जाएगा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जीटीआरई इस समय अलग अलग प्रकार के जो इंजन प्रोग्राम है उस पर काम कर रही है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र जीटीआरई के कावेरी ड्राई इंजन पर टिकी हुई है जो कि GTX 35VS कावेरी का ही एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है और वो इस समय रूस से टेस्टिंग में गुजर रहा है और 2026 तक उसको सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। और वहीं अब ये जो दूसरा छोटा इंजन है ये भी अंडर डेवलपमेंट है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जीटीआरई हर प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मन में हमारे अभी भी वही मलाल है कि हमें जो तेजस के लिए कावेरी इंजन है वो कब तक देखने को मिलेगा और इस प्रश्न का फिलहाल तो कोई उत्तर नहीं है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली है कि जब से इस इंजन की रिपोर्ट सामने आई है तो जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि चलो कम से कम छोटा प्रोग्राम ही सही, पर जीटीआरई अब कॉन्फिडेंट है कि कम से कम समय में हम इसको पूरा कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें अब अपने मेल कैटेगरी की जो ड्रोन्स हैं इनके लिए जो इम्पोर्टेड इंजन्स हैं वो कभी देखने नहीं पड़ेंगे और वो सारी रिक्वायरमेंट गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के इस एफर्ट से पूरी हो जाएगी। हालांकि अगर हम कैट्स वॉरियर की बात करें या सीसीए की बात करें
तो अभी इनको आने में थोड़ा टाइम है और GTRE तकरीबन 5 से 7 वर्ष में इस इंजन को पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर सकती है, ऐसा उनको भरोसा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार कुछ ऐसा करने वाली है जहां पर डोमेस्टिक के साथ साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट है यहां पर भी इनकी धाक जम जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है जहां पर वो अपने HJT-36 यशस एयरक्राफ्ट के जो ओल्डर प्रोटोटाइप हैं इनको एक पॉसिबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इसको एक जेट ट्रेनर से लाइट अटैक वेरिएंट में कन्वर्ट किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य होगा एक्सपोर्ट मार्केट। HAL ऐसे देशों को टारगेट कर रही है जिन्हें इस समय सस्ते और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 यशस को अब कॉम्बैट रोल में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में उसको कंडक्ट कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर सर्व कर सकें। जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं इस प्रोग्राम को लेकर उसमें बताया जा रहा है कि HJT-36 यशस जो कि स्टेज 2 का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय वायुसेना के किरण मार्क 2 जेट्स की फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है। इसमें हमें 5 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एक हार्ड पॉइंट हमें अंडर फ्यूजलाज और 4 अंडर विंग्स देखने को मिल जाते हैं और इनकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1000 किलोग्राम की है और ये कॉन्फ़िगरेशन इसको एक सूटेबल कैंडिडेट बना देता है लाइट अटैक रोल के लिए। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है इसको शॉर्ट रेंज की 8 मिसाइल से इक्विप किया जा सकता है जिसमें एशरैम और R-73 जैसी विद इन विजुअल रेंज मिसाइल शामिल है और इसमें जो रॉकेट पॉड्स हैं गन पॉड्स हैं वो भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। हालांकि इस रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि अगर आप HJT-36 यशस को कॉम्बैट रोल में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और वो है इसकी नोज कोन। इसकी नोज कोन उतनी जगह नहीं ऑफर करती है जहां पर एक सिग्निफिकेंट रेंज का रेडार हम इंटीग्रेट कर सकें जो कि रेडार गाइडेड जो वेपन्स हैं उनको लॉन्ग रेंज तक सपोर्ट कर सके। हालांकि ये इंटायरली इम्पॉसिबल नहीं है, इसमें अगर अध्ययन किया जाता है और इसमें बदलाव किए जाते हैं तो इस समस्या का निवारण हमको मिल सकता है। और अभी प्राइमरी फोकस तो यही है HAL का कि इंडियन एयरफोर्स से HJT-36 यशस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर अप्रूवल को प्राप्त किया जाए ताकि इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ वो जो एक्सपोर्ट मार्केट की नीड्स हैं उनको भी पूरा कर सकें। आपको याद होगा इससे पहले इसी प्रकार का इनिशिएटिव HAL ने एरो इंडिया 2023 में रखा था जहां पर हमें मुख्यतः जो हमारा मारुत का अपग्रेडेड वेरिएंट आप कह सकते हैं जिसको हम HLFT-42 के नाम से जानते हैं ये भी प्रपोज किया गया था। और आपको याद होगा जब HLFT-42 आया था तो उस समय कहा गया था कि ये एक ऑल मेटल बॉडी एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें एडवांस एवियोनिक्स और रडार नहीं होंगे और ये एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट में रखकर बनाया जा रहा है सस्ता एयरक्राफ्ट। लेकिन उसमें बदलाव करके उसको लगभग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो HAL के पास पोटेंशियल तो है लेकिन HAL इस प्रोग्राम को कितना जल्दी पूरा कर सकती है ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है क्योंकि HAL अपने लेट लतीफ़ी के लिए अक्सर जानी जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।